जब भी हम लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, जब भी आत्माओं की बात करते हैं, तो हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं और अच्छी होती हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कहानियों में आप हमेशा बुरी आत्माओं का कहर देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ आत्माएं ऐसी हो जो यहां पर किसी का कुछ नुकसान ना करना चाहती हो, लेकिन वो इस संकेत जरूर देती हो कि उनके साथ में क्या हो रखा है और वो मुक्ति चाहती हैं। वो मुक्ति तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसी आत्मा के कब्जे में है जिससे वो छूट नहीं सकती। और कमाल की बात यह है कि वो आत्माएं हर किसी को ये संकेत नहीं देती, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो इसके बारे में बताती हैं जो इस तरीके की मुसीबत को पहले झेल चुके हो, यानी कि जिन्होंने मौत को अपने सामने से देखा हो। अभी आपको बात थोड़ी क्लियर नहीं लग रही होगी ये, लेकिन ये स्टोरी आप पूरी सुनिए, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये कहानी है सुनील की। सुनील एक सिक्योरिटी गार्ड जो एक अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के अंदर आए थे, और वो बिल्डिंग पहले भी बनी हुई थी बट उसको रेनोवेट वगैरह करवाया गया था। वहां पर वो ड्यूटी करते थे और उनको वहां पर कुछ 4 आत्माओं का एहसास होता था अपने आसपास। पहले तो उन्हें लगता था कि ये मजाक है, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये खाई कितनी गहरी है, और उनके अलावा इस बिल्डिंग में लगभग ना के बराबर ही लोगों को उन आत्माओं का एहसास होता था। इक्का दुक्का ही लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अनयूजुअल है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सुनील एक 32 साल के इंसान थे और वो अपनी ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। दरअसल उनकी वाइफ थी और एक उनकी बेटी हुआ करती थी जिसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। अब उनकी बेटी की कैसे मौत हुई थी, वो बच्ची जो थी वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, बॉल से वो खेल रही थी, और खेलते खेलते वो इधर रोड के बीचों बीच चली गई। और उस रोड की खास बात क्या थी, ऐसी रोड नहीं थी कि इतनी ज्यादा बिजी ना हो, वो मेन रोड थी, और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो लोग हाईवे के किनारे पे रहा करते थे। तो वहां पर वो बच्ची चली गई। कौन उस बच्ची को कुचल करके चला गया, वो बच्ची कैसे मर गई, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा। बस मिली तो उस लड़की की सिर्फ लाश, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। सुनील इस गम से उभर नहीं पाए थे। उनको बस ऐसा ही लगता था कि इसके जिम्मेदार वो और उनकी वाइफ है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ को इसके बारे में दोष नहीं दिया। उनको बस ये लगता था कि मैं ही इसके लिए गुनहगार हूं। कहीं ना कहीं आपने वो मूवी देखी होगी तलाश, आमिर खान की, उसके अंदर आमिर खान को भी ऐसा ही लगता था कि उनके बेटे की जो डेथ हुई है वो उन्हीं के चलते हुई है। लेकिन उसके अंदर बस ये था कि रानी मुखर्जी जो थी उनसे कहीं ना कहीं वो आत्मा कम्युनिकेट कर रही थी। यहां पे किसी ने किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। सुनील भगवान में भी मानते थे, सुनील भूतों में भी मानते थे, इन सब चीजों में मानते थे। बच्चे का यहाँ पे अंतिम संस्कार कर दिया गया, और ये तक भी सुनील ने पूछा कि कहीं इसकी आत्मा भटकेगी तो नहीं आगे, या फिर कहीं इसको मुक्ति वगैरह तो नहीं मिली। तो पंडित ने अपनी तरफ से कह दिया था कि इस बच्चे का क्रियाक्रम हो चुका है, अब इसको कुछ नहीं होगा। सुनील ने कभी भी ऐसा फील नहीं किया कि उनका बच्चा उनके आसपास है या उसकी मौजूदगी है, लेकिन लगातार वो उसकी तस्वीर को देख करके रोते रहते थे और बस यही सोचते थे कि इस दुनिया में जीना बेकार की बात है और मैं भी इसी तरीके से मर जाऊं। लेकिन क्या करें, गम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, इंसान को जीना तो पड़ता ही है। सुनील भी बस यही सोचते थे कि चलो अपने लिए ना सही, अपनी बीवी के लिए ही सही, मैं जीऊं तो सही। तो उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की वो जॉब पकड़ ली और सोचा कि इसी के चलते जो गम वगैरह है उसको मैं भूल जाऊंगा। उस लोकेलिटी के अंदर बच्चे भी काफी ज्यादा थे और सुनील को बच्चों से प्यार भी था। उनकी बेसिकली यहाँ पे दिन की ड्यूटी थी, दिन में उन्होंने ड्यूटी करी और सब कुछ ठीक रहता था। लेकिन जो यहाँ पे बिल्डिंग के लोग थे उन्होंने कहा सुनील आप यहाँ पे नाइट की ड्यूटी कर लीजिए और पैसे आप भले से ज्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि नाइट में लोग जो हैं इतना ड्यूटी करना प्रेफर करते नहीं। सुनील को कोई दिक्कत नहीं थी, बस पैसा अगर ज्यादा मिल जाएगा तो वो नाइट में भी ड्यूटी कर लेंगे। उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत वहां पे भटकते हुए लोगों को दिखते हो या फिर कुछ अजीब वहां पे हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि वहां पे सीसीटीवी वगैरह ऐसी कोई चीजें इंस्टॉल्ड नहीं थी। सुनील का आज रात में पहला दिन था। पहले दिन वो इधर उधर घूम रहे थे और वो सीटी होती है उसको वो बजा रहे थे, और सारी गाड़ियां अपनी जगह पे पार्क हो चुकी थी। अब उन पे कोई ज्यादा काम था भी नहीं। वो वापस आकर के अपनी चेयर पे बैठ गए और इधर उधर ही देखते रहे। बेसमेंट में बेसिकली वो बैठा करते थे और एक सिक्योरिटी गार्ड जो था वो बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर बैठता था कि बाई चांस अगर कोई आएगा जाएगा तो उससे बात करें।
इधर सुनील की ड्यूटी बेसमेंट में थी। वहां पे वो बैठे हुए थे, बैठे बैठे आज बहुत बोर हो रहे थे। थोड़ी देर उन्होंने मोबाइल वगैरह देखा, उसके बाद में मोबाइल को ऑफ करके वो चुपचाप यहाँ पे बैठ गए। डूब वो वापस अपने बच्चे के गम में ही गए कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे बचा नहीं पाया और मेरे यहाँ पे 6 साल की बेटी जो है वो ऐसे मर गई। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उनको मालूम नहीं चला। उनकी आंखें बंद हुई, सर उनका पीछे हुआ और वो दीवार के सहारे सर लगा करके सो गए। थोड़ी देर के बाद में उनको एक प्लास्टिक के बॉल की आवाज आने लगी। वो होती है ना 5 रुपए की 10 रुपए की प्लास्टिक की बॉल, जिसको ऐसे जमीन पे मारो तो बहुत तेज वो आवाज करती है। वो लगातार आवाज उनको आ रही थी, तो उससे नींद तो उनकी थोड़ी बहुत टूट रही थी, बट उन्होंने आंखें नहीं खोली। अब धीरे धीरे करके वो आवाज जो थी वो लगभग उनके पास आ चुकी थी और उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई थी। सुनील ने हल्की फुल्की आंखें खोल के देखा कि आसपास कौन है। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन बॉल की आवाज आ रही थी। इतने में जैसे उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने सर को ऊपर किया और इधर उधर देखा, तो अब वो बॉल की आवाज वहां नहीं थी। सिर्फ वो बॉल जो थी वो धीरे धीरे खट 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 करते हुए उनके पैरों से आके टकरा गई। मतलब जो भी उस बॉल से खेल रहा था उसने उस बॉल को छोड़ दिया। सुनील ने उस बॉल को देखा और जो भी चीज हो, चाहे बच्चे की कोई भी चीज हो, यहाँ पे खिलौने हो, जूते हो, बॉल हो, उन सब चीजों को देख करके उनको बस अपनी बेटी ही याद आती थी। क्योंकि बच्चों की नेचर ये होती है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, वो बच्चा खेलेगा तो उन्हीं बॉलों से, उन्हीं बैट वगैरह से, इन्हीं से खेलेगा। उन्होंने उस बॉल को वापस ऐसे धकेल दिया और वापस वो चुपचाप बैठ गए। कुछ 15 मिनट तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट बाद उनकी दोबारा आंख लग गई और दोबारा से उन्होंने सर को पीछे कर लिया। अब दोबारा से उनको उस बॉल की आवाज आई और दोबारा से कोई इस बॉल से खेलने लगा। सुनील ने दोबारा आंखें खोली तो दोबारा से बॉल उनके पैरों पे आके लग गई। सुनील को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बॉल से खेल कौन रहा है। इतने में वो बाहर गए और बाहर जाकर के मेन एंट्रेंस पे गए और उससे पूछा सिक्योरिटी गार्ड से, यहाँ पर रात में बच्चे वगैरह खेलते हैं क्या? उसने कहा बच्चे नहीं, तो बच्चे क्या खेलेंगे भाई, जब बिल्डिंग के सभी लोग सो चुके हैं तो 6-7 साल का बच्चा इधर अकेले में आके क्या खेलेगा? सुनील ने कहा यार मुझे यहाँ पे एक ना बॉल दिखी और उस बॉल की जो आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। वहां पर वो लोग आए तो बॉल सचमुच थी भी, ऐसा नहीं कि बॉल गायब हो गई, वो बॉल थी वहां पर। उसने कहा ये ही बॉल थी वो। उसने कहा तेरे मन का वहम वगैरह होगा, बच्चे खेल खाल करके चले गए होंगे दिन में और ऐसे ही तेरा पैर वैर लग गया होगा तो ऐसा हो गया होगा। तेरी नींद लगी थी क्या? उसने कहा हाँ नींद लगी थी। कह रहा भाई नींद में हो जाता है, आदमी के हाथ पैर इधर उधर लग जाते हैं और तभी तेरे साथ ऐसा हुआ होगा। सुनील ने भी इसको लाइटली ले लिया और सोचा चलो कोई बात नहीं। आज का दिन ऐसे ही बीत गया, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अगले दिन वो बॉल वाला सिलसिला दोबारा से होने लगा और इस बार कमाल की बात यह है कि आज सुनील की आंखें बंद नहीं थी। अब ये बहाना काम नहीं कर सकता था। नींद में तुम्हारे हाथ पैर चल रहे होंगे और तुमने उस बॉल को यहाँ पे लात वात मार दी होगी। दिन में तो किसी ने उस बॉल को ढूंढा नहीं और किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन रात में आज उस बॉल से खेलने की आवाज उनको आ रही थी। सुनील उठे, डंडा उन्होंने उठाया और इधर उधर देखा। इधर उधर कोई नहीं था, लेकिन एक हाफ पैंट में और टी शर्ट डाले एक प्यारा सा छोटा सा कुछ 5-6 साल का उन्हीं की बेटी की उम्र का लड़का वहां पे उस बॉल से खेल रहा था और खेलते खेलते वो अचानक से सुनील के बिल्कुल पास आ गया और उसकी हाइट इतनी थी कि वो सुनील के पेट तक आ सके। सुनील वहीं पे खड़े थे और उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद थे और हर एक बच्चे में उनको अपनी बेटी दिखाई देती थी। उन्होंने कहा बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? और इतनी रात को, रात के इस वक्त 11:30 बज रहे हैं, तुम ऐसे खेल रहे हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। इतना ही उन्होंने बोला और वो बच्चा बॉल को फेंक करके रोने लगा और रोते रोते वो बच्चा भागा और भाग करके वो कहां गायब हो गया। सुनील को वो बच्चा उस रात दिखा ही नहीं। सुनील ने पूरा इलाका छान मारा इस डर से कि कोई उस बच्चे को उठा करके तो ना लेके आओ, या वो बच्चा किसका था, कहां वो बच्चा गायब हो गया। रोते रोते बच्चा गायब हो गया था। उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी ये बात बताई। उसने कहा ऐसा मुमकिन है ही नहीं क्योंकि मैं भी यहां पर बहुत वक्त से ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक किसी भी बच्चे की आहट महसूस नहीं हुई। अगर यहाँ पे तेरे हिसाब से कुछ अनयूजुअल है और बच्चा भी अगर वो होता तो मुझे भी तो महसूस होना चाहिए था। ना तो यहाँ पर कोई आया और ना कोई यहाँ से गया, तो अगर वो बच्चा यहीं पर है तो यहीं पर होगा और तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वो बच्चा यहाँ पे है ही नहीं। सुनील को दोबारा ये लगा कि उन्होंने स्ट्रेस वगैरह ज्यादा ले लिया इसलिए उनको बच्चा दिख रहा है, लेकिन कमाल की बात ह्यूमन ब्रेन के साथ में ये होती है कि वो
कभी भी अपने हिसाब से फिगर्स नहीं बना सकता। अगर हम लोग सपने भी देखते हैं ना, और सपने में भी हमें कोई अनजान चेहरा दिखाई देता है, तो उसको हम लोगों ने कभी ना कभी रियलिटी में देखा होता ही है। हम अपने हिसाब से चेहरे नहीं बना सकते। फिल्मों में आप देखते होंगे कि अपने आप एक हीरो ने पेंटिंग बना दी, ऐसा नहीं होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। सुनील को अच्छे से याद था, उन्होंने उस बच्चे को कभी देखा नहीं है, उनको अच्छे से याद था। वो दिन भी ऐसे ही गुजरा। तीसरे दिन उनको आज एक नहीं दो दो बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए, और आज वो खिलखिला करके हंस रहे थे। और कल तक जो बच्चा उनसे डर करके भाग रहा था, आज वो उनके आसपास यहां पे घूम रहा था और उनसे डर नहीं रहा था। सुनील ने उसको रोका नहीं। सुनील को बच्चे खेलते हुए अच्छे लग रहे थे, और उनको यह भी लगा कि किसी ने कंप्लेंट भी नहीं करी बिल्डिंग में से कि बच्चे जो है यहाँ पर रात में खेलते हैं। उन्होंने उसी बच्चे को जो कल यहाँ पर भाग गया था उसको बुलाया, कहा बेटा आपका नाम क्या है? उसने कहा अंकल मेरा नाम है आर्यन, और ये मेरे साथ में है, इसका नाम है शिव। और उसने कहा हम दोनों यहाँ पे सगे भाई हैं जो हम यहाँ पे खेल रहे हैं। उन्होंने, सुनील ने रोका नहीं उनको, और बच्चे खेलते रहे। कुछ देर वो खेले और फिर वो बच्चे चले गए। सुनील जो थे उन बच्चों के जाने के बाद में दोबारा से ऐसे सर को पीछे करके सोने लगे। अब जब वो सो रहे थे, उनको हमेशा से एक बात याद थी कि उनकी बेटी जो थी ना, जब वो जिंदा थी, वो आती थी और उनके सर को सहलाती थी। हमेशा जब उसके फादर सो जाया करते थे तो उनके सर को ऐसे सहलाती थी। आज उन्हें ऐसा फील हुआ कि मानो सचमुच उनकी जो बेटी है वो आकर के उनके सर को सहला रही है, क्योंकि वही मासूम हाथ उनको अपने माथे पर महसूस हो रहे थे। सुनील अपने ही ख्वाबों में खोए रहे। इतने में यहां पर जो बाहर वाला सिक्योरिटी गार्ड था वो आ गया, और उसने कहा भाई क्या कर रहा है तू, सो क्यों रहा है? चल मैं आ गया तब तो ठीक है, तू ऐसे सो मत, अगर किसी ने देख वेख लिया तो तुझे निकाल देंगे ड्यूटी से, तू सो क्यों रहा है? उसने कहा कुछ नहीं यार, वो दो बच्चे थे आर्यन और शिव, वो खेल रहे थे और बस उन्हीं को मैं खेलते हुए देख रहा था, उसके बाद कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। उसने कहा कौन आर्यन और शिव? कहा ये दो छोटे छोटे बच्चे। उसने कहा भाई यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है, मैं पूरे वक्त से जागा हुआ हूं, ना मैंने कोई नशे कर रखे, मुझे अच्छे से मालूम है यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है। लगातार ये बात जो थी ये 2-3 दिन से हो रही थी, और कहीं ना कहीं अब जाकर के इधर सुनील को लगा कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। वो बच्चे भले से उन्हें कुछ कहते नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी उस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को महसूस क्यों नहीं होती, ये उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने अगले दिन आकर के यहाँ पे बिल्डिंग में बाकी लोगों से भी पूछा कि मैम सर आपको कुछ महसूस होता है क्या? रात में बच्चे वगैरह खेलने की आवाज आती है। जो लोग बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे उनसे वो पूछने गए यहाँ पे कि आपको लगता है कि बच्चों की हंसने की आवाज या फिर उनके खेलने की आवाज, क्योंकि उन बच्चों की जो हंसने की आवाज थी वो बहुत तेज थी, और बेसमेंट आप जानते हैं लगभग खाली होता है तो उसमें आवाज गूंजती भी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने इसके बारे में पूछा, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया। और उन्होंने आर्यन और शिव के बारे में भी पूछा, तब भी लोगों ने मना कर दिया कि कोई आर्यन और शिव इस बिल्डिंग में नहीं रहते। सुनील को अब जाकर के लगा कि आखिर ये मामला है क्या। वो आज यही सोचने लगे कि आज जाकर के मैं उन बच्चों से पूछूंगा कि तुम्हारा घर कहाँ है और मुझे अपने घर लेकर के चलो। उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ चुका था कि ये बच्चे जो हैं ये जिंदा नहीं है। बहुत जल्दी वो कंक्लूजन पे पहुंच गए। आज जब वो खेल रहे थे तो आज 2 की जगह 3 बच्चे आ गए, और उन तीनों बच्चों ने कहा कि हम सगे भाई हैं। तीनों लड़के थे, तीनों सगे भाई, और तीनों की उम्र होगी 6, 7, 8, ये उनकी उम्र थी। सुनील ने उनसे पूछा आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं? उन बच्चों ने कुछ नहीं बोला और वो दोबारा से यहां पे भाग गए। अब जब वो भाग रहे थे, सुनील ने उनका पीछा किया ये जानने के लिए कि वो बच्चे आखिर गए कहां। यकीन मानो सुनील ने जो इधर देखा उसको देख करके उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो बच्चे बेसमेंट में भाग रहे थे, और बेसमेंट का जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही वो बच्चे गायब। और उन बच्चों की भागने की स्पीड ज्यादा नहीं थी, सुनील लगभग उनका पीछा ही कर रहे थे, उनके साथ साथ वो भाग रहे थे, लेकिन दरवाजा खुलते ही बच्चे गायब। सुनील समझ चुके थे कि ये बच्चे जिंदा नहीं हैं, ये आत्माएं हैं, और इनको इस चीज का एहसास नहीं है कि ये मर चुके हैं। क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं। भले से वो यहाँ पे अनयूजुअल ट्रेट्स शो करते हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस दुनिया का हिस्सा मानते हैं। वो यहां से आजाद नहीं होना चाहते। कुछ तो ऐसे होते हैं जो नहीं होना चाहते, और कुछ को मालूम ही नहीं होता कि वो यहां पे मरे हुए हैं। जैसे 1999 के अंदर एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी द सिक्स्थ सेंस, उसके अंदर जो आदमी था
उसको ये चीज मालूम ही नहीं थी, जो मेन आदमी था उस फिल्म का, उसको ये चीज मालूम ही नहीं थी कि मैं मरा हुआ हूं। फिल्म के एंड में जाकर के ये चीज खुली, ये चीज को पता लगी कि मैं मर चुका हूं। और वो पूरी थ्रू आउट द फिल्म के अंदर आप देखेंगे कि वो इंसान आपको जिंदा लगेगा, आपको लगेगा कि ये इंसान तो जिंदा है, आखिर ये चल क्या रहा है, वो आदमी मरा हुआ था। और जब आप दोबारा उस पिक्चर को देखेंगे तब आप इस चीज को समझ पाएंगे आसपास के कैरेक्टर्स की हरकतें देख करके कि वो आदमी मरा हुआ है। उन बच्चों को इस चीज का एहसास नहीं था। सुनील ने ये बात उस सिक्योरिटी गार्ड से शेयर कर दी और उसने कहा कि वो बच्चे मरे हुए हैं। उसने कहा देख भाई, कोई मरा हुआ हो कोई जिंदा हो, हमें लेना देना नहीं है। वो हमें तो कुछ नहीं कह रहे ना, तुझे भी कुछ नहीं कह रहे, खेलते कूदते ना, और तुझे तो ये सब चीजें पसंद है, छोड़ इन बातों को, क्या रखा है इन सब बातों में। उसने कहा नहीं, देख जो मुक्त नहीं हुआ ना उसको मुक्ति दिलाओ। उसने कभी अपने पास्ट के बारे में सुनील ने नहीं बताया कि मेरी बेटी की डेथ कैसे हो गई थी और मैं उससे कितना लगाव यहाँ पे रखता था। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड ने बात मानी नहीं थी, लेकिन बार बार सुनील के 2-3 दिन से कहने के बाद में उसने कहा ठीक है, तुझे मुक्ति दिलानी है दिला दियो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तू पागलों वाली हरकतें कर रहा है। तू एक काम कर ना, तू एक काम कर, आज इधर सीसीटीवी इंस्टॉल होने वाले हैं, उन सीसीटीवी कैमरास के अंदर उन बच्चों को मुझे दिखा दे, या फिर तू ऐसा ही दिखा दे कि वो बॉल वगैरह जो है वो यहाँ पर अपने आप चल बल रही हो, वो सब कुछ दिखा दे, मैं मान तो जाऊं कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत वगैरह कुछ है। उसने कहा ठीक है। लेकिन इधर सुनील ने एक बात बोल दी थी कि बिल्डिंग के बाकी लोगों को उस क्लिप के बारे में कुछ मालूम नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये अफवाह जो है ना ये बहुत भयानक रूप ले लेगी और फिर जो है ये चीज सही नहीं रहेगी, सिर्फ तू अपने तक इस बात को रखेगा। उसने भी कसम खा ली, ठीक है। आज रात को जब सीसीटीवी इंस्टॉल हुए तो वो बच्चे खेल जरूर रहे थे, सुनील को वो तीनों बच्चे दिखाई दिए थे, वो खेल रहे थे, सुनील ने उनसे बातें भी करी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो वहां पे सुनील किसी से बात तो कर रहे थे लेकिन उन बच्चों की मौजूदगी वहां नहीं थी। इसी के साथ साथ जो वो बॉल थी जिससे वो बच्चे खेल रहे थे, ये उस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को दिखाई दिया कि वो बॉल जो है जैसे किसी ने फेंकी तो वो हवा में रुकी, फिर किसी ने वापस उसको फेंका, ये उसे दिखाई दे रहा था। और ये कोई इल्यूजन या बनाई हुई क्लिप नहीं थी, मतलब साफ था कि सुनील आत्माओं से बात कर सकता था। कल तक जिस सुनील की बातों पर उसे विश्वास नहीं था, आज उसके होश फाख्ता हो गए और उसने कहा ठीक है, तुझे जिससे मदद लेनी है ले लियो, बस तू आज रुक जा, आज यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन है, आज हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, कल मैं किसी यहाँ पे बाबा वगैरह से बात कर लूंगा, या तू देख लियो जिससे बात कर सकता हो उससे बात कर ले और फिर हम यहाँ पे उन बच्चों की मुक्ति करवा देंगे। उसने कहा ठीक है। आज रात को जब वो ड्यूटी कर रहा था फंक्शन ओवर होने के बाद में, तो वो सोया नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास उसकी कुछ 15 मिनट के लिए आंख लगी थी, उसका टाइम होता ही था सुनील का सोने का। जैसे ही वो सोया उसके मुंह पे किसी ने बहुत तेज खींच करके थप्पड़ मारा, बहुत तेज। वो उसका सर झन्ना गया कि आखिर ये हुआ क्या। उसने आंखें खोल के देखा, ना तो वो बच्चे वहां पर थे ना कोई शख्स वहां पर था, लेकिन वो थप्पड़ उसे पड़ा। इसी के साथ में उसके मुंह पर एक मुक्का, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार उसके मुक्के पड़ते रहे। उसकी नाक में से यहां से खून निकलने लगा, उसका मुंह यहां पर पूरा छिल चुका था, इतनी ज्यादा उसको चोट आ गई थी, बहुत ज्यादा। उसने अपने मुंह को यहां पे कवर किया तो उसके पेट में यहां पे मुक्के पड़ने लगे और इसी के साथ में एक मर्दानी आवाज यहां पर बेसमेंट में गूंज उठी, मेरे बच्चों से दूर रह, वो तुझे कुछ नहीं कहते, मैं भी पिछले 5-7 दिन से देख रहा हूं कि तू क्या क्या कर रहा है, तू हमारे मामले में दखलंदाजी मत कर, मैं सिर्फ तुझे चेतावनी दे रहा हूं, अगली बार अगर तूने किसी को यह बात बताई तो तू बताने लायक रहेगा नहीं। इसी के साथ एक और मुक्का उसके मुंह पे पड़ा और सुनील वहीं बेहोश होने से पहले उन्हें वो तीनों बच्चे दिखाई दिए और आज वो रो रहे थे। इतने में ही उनकी आंखें यहाँ पे बंद हो गई। अगले दिन यहाँ पे काफी सारे लोग जमा हुए और उन्होंने पूछा सुनील से कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी। तो सुनील ने बस एक बहाना बना दिया, मुझे नहीं पता, यहाँ पे चोर आ गया था और मैं उसको यहाँ से भगा रहा था, इतने में ही यहाँ पर जो है मेरे साथ में ये सब कुछ हो गया। तो सीसीटीवी की बात सामने आई कि सीसीटीवी खोल करके देख लिया जाए, तो उन्होंने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से इशारे में कहा नहीं, मतलब उस बात को छुपा ले। तो उसने ये बात बोल दी कि सर कल सीसीटीवी जो था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसी के कारण जो है सीसीटीवी में ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उन्होंने भी उसकी बात पे विश्वास कर लिया और नया नया सीसीटीवी इंस्टॉल हुआ था, नई चीज के अंदर प्रॉब्लम आना जल्दी से लाजमी सी बात है भी। उन्होंने कहा कि जल्दी से इधर बुलाओ उसको, जो भी है इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो भी है इन सब कैमरे वगैरह को देखता है उसको बुलाओ
और इस मामले को ठीक करो और इस लड़के की मरहम पट्टी वगैरह कराओ। सब कुछ करवाया गया और उसने ये बात सिक्योरिटी गार्ड से शेयर करी कि देख मेरे साथ में ये किया है और मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है। यहाँ पे उन्होंने कहा ठीक है, रात में 12 बजे के बाद बिल्डिंग में कोई नहीं जागता, सब लोग सो जाते हैं, हम यहाँ पे एक तांत्रिक को बुला लेते हैं। उन्होंने उस तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक से बात करी। तांत्रिक ने कहा ये जो आत्मा है ये उन बच्चों के बाप की है और ये किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि इसके बच्चे मुक्त हो जाएं और ये भी मुक्त हो जाए। तो सुनील ने उस तांत्रिक से पूछा आखिर ऐसा क्यों, ये बाप जो है, एक बाप जो है ऐसा क्यों करना चाहेगा। तो वो तांत्रिक जो था, समझ लीजिए उनकी अच्छी किस्मत समझ लीजिए कि उसके पास में ऐसी शक्तियां थी जिसके चलते वो यहाँ पे किसी इंसान के पास्ट लाइफ के बारे में जान सकता था। नहीं तो ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि पहले तो भाई उसके रिलेटिव को ढूंढो और उनसे बातचीत करके पता करो कि आखिर इस इंसान की हिस्ट्री क्या थी। तांत्रिक ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, वो 15 मिनट के लिए साधना में बैठा था और कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसकी बॉडी कांप रही थी, बहुत तेज तेज कांप रही थी, सर वो हिला रहा था। पहले तो उन्हें यही लगा कि कहीं इसके अंदर वो ना आ गया हो, लेकिन तांत्रिक ने उनको पहले चेतावनी दी थी कि मैं जो भी करूं मुझे रोकना मत। तांत्रिक ने बाद में ये कहा कि इस आदमी का नाम है हरीश और इसकी बीवी थी सोनाली। सोनाली और हरीश के बीच में डेली के झगड़े कॉमन सी बात थी। डेली ये लोग लड़ते रहते थे और एक दूसरे को ये लोग गाली गलौज करा करते थे। इनके तीनों बच्चे थे और ये 3 बच्चे जो थे ये हरीश को भी उतने प्यारे और सोनाली को भी। जब बात तलाक की आई तो भाई सिंपल सी बात है कि कस्टडी जो होगी वो यहां पर मां को ही मिलेगी। हरीश ने ऑन द अदर हैंड कोर्ट में ये चीज प्रूव करी थी कि इनकैपेबल है बच्चों को पालने के, क्योंकि उसके पास में यहाँ पे फाइनेंशियली इतना कुछ नहीं था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बच्चे जो है वो मां के पास में ही रहेंगे। सभी लोगों ने हरीश के खिलाफ ही गवाही दी थी और हरीश को यहाँ पे मुआवजा भी देना था सोनाली को। उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उसने यहाँ पे क्या किया, वो इसी बिल्डिंग में रहा करता था। जब ये बिल्डिंग यहाँ पे रेनोवेट हुई थी उससे पहले की बात है और रेनोवेट होने के बाद में लगभग यहाँ के जो पुराने रेजिडेंट्स थे वो यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर इस बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर उसने पहले तो अपने तीनों बच्चों के सर में गोली मारी और उसके बाद खुद भी वो लटक करके मर गया। इसी के साथ में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था और उस आदमी ने मरने से पहले यहाँ पे काला जादू भी किया था। किसी तांत्रिक के पास में वो गया था और उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों के साथ में ही रहना चाहता हूं। तो उसने इनकी आत्माओं को ऐसे बांधा था जिसके चलते उन बच्चों को ये चीज का रियलाइजेशन ही नहीं था कि वो मरे हुए हैं। सिर्फ हरीश को ये बात मालूम थी कि वो मरा हुआ है और उसने अपने आप को इस जंजाल में खुद फंसाया है। ये सच जब उनके सामने आया वो लोग बहुत हैरान हो गए और उन्होंने कहा बाबा हम क्या करें। बाबा ने कहा ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, वो आत्मा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। हाँ अगर वो ज्यादा वक्त तक यहाँ पे रही, कुछ यहाँ पर 5-10 साल तक रही, तो उसको मुक्ति दिलाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर चाहे कोई भी आ जाए, कितना ही बड़ा पंडित आ जाए, कितना ही बड़ा यहाँ पे तांत्रिक आ जाए, वो उसको मुक्ति नहीं दिला पाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ इस तरीके की वेंजफुल स्पिरिट्स की जो शक्तियां होती हैं ये बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा टोने टोटके वगैरह करे उसने और उसको साफ ये चेतावनी दी गई थी कि आपको यहाँ पे हवन वगैरह नहीं करना, क्योंकि कल को बिल्डिंग में लोगों को कुछ ना कुछ मालूम चल गया इसके बारे में तो बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट हो जाएगा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। आज सीसीटीवी ऑन थे तो ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। उन्होंने ये सोचा चलो कोई बात नहीं, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन उन बच्चों की आत्माओं को मुक्ति मिलनी चाहिए। हवन वगैरह वहां पे किया गया और लगातार वो ये देख रहे थे कि जो बल्ब थे वो लगातार यहाँ पे अपने आप ही फ्लक्चुएट वगैरह कर रहे थे और उनको किसी के चिल्लाने की, किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी और वो आदमी इधर उधर घूम रहा था, सर्कल के आजू बाजू घूम रहा था। धीरे धीरे करके वो आदमी उन्हें घूमता हुआ दिखाई दिया, मतलब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वो आ गया और उसकी बॉडी जो थी ऐसे जलती चली गई और जलते जलते वो बिल्कुल राख हो गया। अब ये चीज अगर कल को बिल्डिंग के लोग देख भी लेते तो वो समझ जाते कि यहां पर कुछ अजीबोगरीब नहीं किया गया है, कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड़ी थी जिसके चलते इन लोगों ने उसको मुक्ति दिलाई। उसके बाद में उन तीनों बच्चों की आत्माओं को भी मुक्ति दिला दी गई। उनको मुक्त कराना कोई ज्यादा बड़ी बात थी भी नहीं, वो मुक्त आसानी से हो भी जाते और वो मुक्त आसानी से हो भी गए थे। लेकिन जब वो मुक्त हो रहे थे तो इस वक्त पर सुनील जो थे वो काफी इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि कुछ इसी किस्म की हरकत जो थी उनकी बेटी के साथ में भी हुई थी। अब वो सब कुछ हो चुका था, यहाँ पे बहुत कुछ जो था यहाँ पे तांत्रिक ने अजीब व गरीब किया था। उसने यहाँ पर पहले तो प्याज वगैरह को काटा था जिसमें से खून वगैरह भी निकला था और इसी के साथ साथ उसने एक मुर्गे की बलि भी दी थी
और भी बहुत कुछ उसने अजीबोगरीब किया था। यहाँ पे पूरा हवन वगैरह भी किया था, जिसके अंदर पहले तो वो काले जादू को रिवर्स कर रहा था और उसके बाद में वो यहाँ पे पूजा पाठ भी कर रहा था। दोनों तरीके से वो उसको काट रहा था। काले जादू से पहले उसने काले जादू को काटा और फिर यहां पर उसने वो यज्ञ किया जिसके चलते आत्मा को मुक्ति दिलाई जाती है। जब काला जादू खत्म हुआ था तभी सुनील ने कहा था कि अब मुक्ति मिल गई। उसने कहा नहीं, वो मुक्त नहीं हुई, वो आत्मा शांत हुई है। शांत और मुक्त में अंतर होता है। और उसके बाद में उसकी मुक्ति की क्रिया करी गई थी और तब जाकर के वो आत्मा यहां पर मुक्त हो पाई थी। और इसी के साथ साथ वो तीनों भी। अगले दिन ये चीज बिल्डिंग में फेमस हो गई कि इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने इस बाबा के साथ में ऐसा ऐसा किया। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह को कॉल कर ली गई और कहा गया कि ये लोग यहाँ पर टोने टोट के करते थे। सीसीटीवी भी दिखा दी गई, तब भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम ही लोगों जो ये सब कुछ हरकतें करते हो और तुम लोगों को पहले तो जेल जाना पड़ेगा। नौकरी तो गई तुम्हारी, तुम लोगों को अब जेल जाना पड़ेगा और इसी के साथ साथ अब तुम्हें सजा होगी। वो लोग बहुत बेबस थे। वो लोग बस यही बोलते रहे हमने किसी का बुरा नहीं किया। इतने में वहां पर सोसाइटी की कुछ 5 औरतें आई और उन्होंने जो बात रिवील करी वो ज्यादा शॉकिंग थी। वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात थी जो कल हुई थी। उन्होंने कहा ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, सचमुच यहां पर हम लोगों को 3 बच्चों की प्रेजेंस फील होती थी। और वो 5 औरतें जो थी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी और बहुत अमीर फैमिली से, वो समझ लीजिए लगभग कि पूरी सोसाइटी की सबसे अमीर औरतें थी वो 5 औरतें। उन्होंने आकर के ये बात बोली थी। अब उनकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि आखिर उनको इसकी प्रेजेंस फील कैसे हुई। अब कुल मिलाकर के 6 लोग थे, सुनील और वो 5 औरतें पूरी सोसाइटी के अंदर जिनको उन बच्चों की प्रेजेंस फील हुई थी। सुनील ने कहा मैम आपको ऐसा कैसे फील हुआ। उन 5 औरतों की कमाल की बात एक थी कि उन सभी का मिसकैरिज हो गया था और इसी के चलते वो लोग बहुत ज्यादा गम में थे और उनको कई बार बेसमेंट में यहाँ पे बच्चों के खेलने की, बच्चों की हंसी की और कई बार तो यहाँ पे 3 बच्चे भी आसपास घूमते हुए नजर आए हैं। एक औरत ने तो ये तक भी रिवील किया कि मैं यहाँ पर सुसाइड करने वाली थी, मैं यहाँ पे सुसाइड करने वाली थी और बस मेरे हाथ में यहाँ पे गोलियां आ ही गई थी। अपनी बेसमेंट में वो बैठी हुई थी, सुनील के आने से पहले की बात है। वो बैठी हुई थी और वो गोली को अपने मुंह के अंदर डाल ही रही थी। इतने में उसको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो उस बच्चे के पास में चली गई और वो सुसाइड का ख्याल उनके दिमाग से निकल गया। और वो बच्चा वही था आर्यन जिसने उनकी जान बचाई थी, क्योंकि वो बच्चे किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे, किसी को भी मरते हुए देखना वो नहीं चाहते थे। इसी के साथ में दूसरी औरत ने यह बात रिवील करी कि ठंड के वक्त में जब मैं यहाँ पर आई थी और मैंने बहुत शराब पी ली थी, मेरा मिसकैरेज हो गया था, मैंने बहुत शराब पी ली थी इसी गम के चलते और मैं यहाँ पर लेट गई थी, मतलब बेसमेंट में वो बेहोश हो गई थी। तो किसी ने उनको कंबल उड़ाया था और उन्होंने जब आंखें खोल के देखा था तो एक छोटा सा बच्चा उनको कंबल उड़ा रहा था, ये उन्होंने देखा था। और उसके बाद में वो बच्चा उन्हें कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बेसमेंट में उसकी प्रेजेंस फील होती थी। मतलब कि वो औरतें झूठ नहीं बोल रही थी और उन्होंने ही सुनील और उस सिक्योरिटी गार्ड और उस बाबा को यहां पे बचाया। अब जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे एक जिक्र किया था तलाश मूवी का, तलाश मूवी में एक डायलॉग बहुत सही था जो यहाँ पे बोला गया था कि जो आत्माएं होती हैं वो उन्हीं लोगों से संपर्क कर पाती हैं जो लोग उन्हीं की तरह गम में डूबे हुए हों। वो बच्चे गम में जरूर थे क्योंकि उन बच्चों की यहाँ पे मौत हो गई थी। उनका मन इतना कोमल था कि उन्हें मालूम भी नहीं था कि उनकी मौत हो रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का, उन 5 औरतें और सुनील का गम एक ही था कि उन सभी ने अपने बच्चों को खोया था। इसी के चलते वो तीनों बच्चे उनको दिखाई देते थे और उनकी प्रेजेंस फील होती थी, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं वो इस तरीके की लोगों की तलाश में रहती हैं। ये उस पिक्चर का भी प्लॉट था कि किस तरीके से जो करीना कपूर थी वो आमिर खान से यहाँ पे मिलने आ गई थी, क्योंकि आमिर खान का गम भी ऐसा ही था और करीना कपूर उसी गम से एक तरीके से जूझ रही थी। तो यहाँ पर भी ये चीज हुई और उसके बाद में सब लोगों ने ये बात मानी कि जो भी सुनील ने किया वो सही किया। और उसके बाद में उस आदमी की, हरीश की भी यहाँ पे रियलिटी सामने निकल करके आई थी कि जो चोट वगैरह उस दिन सुनील के मुंह पे मुक्के वगैरह जो पड़े थे वो हरीश ने यहाँ पे मारे थे। और सीसीटीवी फुटेज तक भी दिखा दी गई कि यहाँ पर कोई अननोन फोर्स थी जो लगातार सुनील को मुक्के मार रही थी। सभी लोगों ने यहाँ पे सुनील से अपोलोजाइज भी किया और ये बात जो थी इसको रफा दफा कर दिया गया। आज इन बातों को कुछ 3 साल के आसपास बीत चुके हैं। 2020 दिसंबर के आसपास की ये बात थी।
आज इन बातों को 3 साल बीत चुके हैं। सुनील को आज भी अपनी बेटी की याद जरूर आती है और कहीं ना कहीं उन तीनों बच्चों का चेहरा भी उनकी नजरों के सामने ही रहता है। लेकिन उस दिन के बाद से, दिसंबर 2020 के बाद से, कभी भी उन्हें वो बच्चे दिखाई नहीं दिए। और एक बात मैं आपसे करना चाहता था कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर कई लोगों ने कहा कि इसके अंदर जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी लो दिखाई दे रही है। तो बात ये थी कि जो मेरा कैमरा है, जो मेरा DSLR है जिससे मैं इस वक्त पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कोई ग्लिच आ गई थी, तो मैं कल की वीडियो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैंने आईफोन के कैमरे से उसको रिकॉर्ड किया था और उस दिन मेरा माइक भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो बिना माइक के वो जो थी वो वीडियो मैंने डाली थी। एक और वीडियो भी तैयार हो रखी है, वो भी आईफोन से ही है, लेकिन उसके अंदर भी आपको वॉइस का थोड़ा बहुत इशू लग सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो मैं उस वीडियो को खत्म करूंगा। आज ये वाली वीडियो आ गई, कल वो वाली वीडियो आ सकती है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि वो वाली वीडियो मैं डाल दूं, आईफोन से शूट की हुई वीडियो डाल दूं या फिर मैं उसको ना डालूं। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ साथ अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा आप कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।